नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। हमारी क्लास को लेने के लिए आप तैयार हैं, तो हमारी ख्वाहिश है कि हमारी इच्छा है कि आप लोग नोट्स और पेन लेकर बैठ जाइए। तो हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके हम कुछ आर्टिकल भी पढ़ लिए थे, अनुच्छेदों को पढ़ लिए थे। लास्ट आर्टिकल हमने पिछले की क्लास में आर्टिकल 16 को पढ़ा था। आज की क्लास में हम आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। इसको हमने थोड़ी परिभाषा हमने कल की क्लास में पढ़ा था, तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम आर्टिकल 18 पे आएंगे। उसी के साथ हम आज की क्लास में ही आर्टिकल 19 को भी पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आर्टिकल 20 के भी हम चर्चा कर लेंगे। अगर समय रहा तो हम पूरा भी पढ़ा देंगे आर्टिकल 20 भी। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं आर्टिकल 17। क्या है आर्टिकल 17? यानी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अब बात आती है अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। क्योंकि ये शाब्दिक जो अस्पृश्यता है ये वैदिक काल में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उठाया गया, इसको संविधान में डाला गया, जिसकी आज की परिभाषा कुछ अलग हो गई है। लेकिन संविधान में इसकी कोई एक मुकम्मल या एक अच्छी परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक, हमने कल की क्लास में क्या बताया था? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब क्या होता है। शाब्दिक अगर अर्थ पर जोर डालें तो ये बात निकल के आती है अछूत। क्या होता है? अछूत, इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक, कुछ श्रेणी में जैसे हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, उसमें हम वैदिक काल पढ़ते हैं, तो हमें उनमें वर्ण देखने के लिए मिलते हैं। जैसे उन वर्णों में विभाजन हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। उस काल में, उस समय में शूद्रों को ही अछूत कहा जाता था। उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। उनको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। आदि चीज़ें उनके लिए प्रतिबंधित थी। ठीक, तो हम देख रहे थे अछूत, इसका अर्थ क्या होता है? अछूत हमने बताया, इसका अर्थ अछूत होता है। और सरकार आर्टिकल 17 के माध्यम से इस अस्पृश्यता का अंत करती है और हर नागरिक को एक अच्छा अधिकार दिलाती है, उनकी आजीविका, और वो उनको राज्य की या समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अस्पृश्यता जैसे कानून बनाए जाते हैं। ठीक, क्या कहता है ये हमारा आर्टिकल 17? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत जैसी भावनाओं का अंत। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे कानूनों का या ऐसी जो समाज में भावनाएं हैं उनको अंत करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करती है। और समाज में उन जिसके लिए अस्पृश्यता शब्द प्रयोग किया गया है उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके विकास क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हर चीज़ उनके लिए मुहैया कराने के, जैसे अदर कैंडिडेट को मुहैया कराया जाता है, उनको उस श्रेणी में लाने के लिए इस कानून को लागू किया गया। अस्पृश्यता जो शब्द है ये मैंने बताया, अस्पृश्यता का अर्थ होता है अछूत। अगर किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए अछूत, तो उसकी गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा पर आघात, यानी भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उसकी भावनाओं को चोट पहुंचती है।
गरिमापूर्ण जो हम आर्टिकल 21 में पढ़ते हैं जीवन, वो बाधित होता है, यानी उस पर चोट आघात होता है। ठीक, तो इसको अस्पृश्यता मैंने बताया कि इसका संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, कोई अच्छी परिभाषा इसके लिए दी नहीं गई है। लेकिन इस अस्पृश्यता का जो अंत है, ये इसका नाम चेंज करके क्या बना दिया गया, 1965 में एक समिति का गठन होता है। उस समिति का नाम क्या होता है 1965 में? इलाया पेरुमल। क्या है? इलाया पेरुमल इलाया पेरुमल समिति का गठन होता है। समिति के द्वारा गठन होता है। इसके द्वारा 1976 में, इस समिति ने 1976 में अंततः जो ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1955, जो कि ये 1955 से ही प्रभावी है। लेकिन उसका नाम परिवर्तन कब हुआ? 1965 इलाया पेरुमल समिति के गठन होती है और 1976 में इसका निर्णय आता है और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू होता है। और इसी के साथ हर नागरिक को, जो इस श्रेणी में आते थे अस्पृश्य, जो हमारे वैदिक काल में जो प्रथा थी, चली आ रही थी, उनको भी संवैधानिक या संविधान के द्वारा कहीं भी जैसे पूजा स्थल या सार्वजनिक स्थल या मनोरंजक जो स्थल हैं, उन हर एक स्थान पर उनके लिए या उनको जाने के लिए प्रतिबंधित जो प्रतिबंध लगाया गया था, उसको हटा दिया गया। हर नागरिक समान है, किसकी दृष्टि में? संविधान की दृष्टि में। ठीक, तो यह था हमारा अनुच्छेद 17। हमने क्या बताया? अस्पृश्यता मतलब अछूत, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17। इसका जो कानून था अस्पृश्यता निवारक अधिनियम, उसका नाम चेंज करने के लिए 1965 में इलाया पेरुमल समिति का गठन होता है, जो 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया जाता है। और इसी के साथ हर नागरिक को, या जो इस श्रेणी में आते थे, उनको पूजा स्थल या मनोरंजन वाले स्थल, हर स्थान पर जाने के लिए उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उन सब को अमान्य घोषित कर दिया गया। राज्य की दृष्टि में हर नागरिक एक है, संविधान की दृष्टि में हर नागरिक एक है। ठीक, और एकता कायम करने के लिए भावनाएं भारत एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। इसीलिए अगर अस्पृश्यता जैसे कानून लागू होते हैं तो शायद भारत में एकात्मक भावनाएं हो पाना संभव नहीं है। ठीक, इसीलिए सरकार अस्पृश्यता निवारक या अस्पृश्यता जैसे अपशब्द को या ऐसे कानून को बाधित करती है, उनको हटाती है। ठीक, तो ये था हमारा अनुच्छेद 17। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18। क्या? अनुच्छेद 18। अब अनुच्छेद 18 कहता क्या है?
क्या कहता है? अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत की व्याख्या की गई है। व्याख्या में क्या कहा गया है? इसके 4 खंड हैं। हम उन 4 खंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिसमें पहले खंड में कहा गया है कि राज्य सैनिक और शिक्षा संबंधी के सिवाय कोई अन्य उपाधि नहीं देगा। उसी के साथ 18(2) क्या कहता है? दूसरा खंड कहता है भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से या विदेश से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ये हमारा दूसरा खंड होता है। उसी के साथ हम तीसरे खंड में भी चर्चा करते हैं। उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक ना हो लेकिन भारत के अंतर्गत किसी भी पद पर रहता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। उसकी पहले पूर्व अनुमति आवश्यक है। ठीक, तो ये था हमारा खंड तीसरा। खंड 4 क्या कहता है? खंड 4 कहता है कोई भी भारत का नागरिक विदेशी राज्य के अधीन या उसकी किसी भी इकाई में कोई उपाधि या उपलब्धि या कोई पद राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है इनको ग्रहण करने के लिए। ठीक, तो ये थे हमारे 4 खंड। 4 क्या कहता है ये? आर्टिकल 18 क्या कहता है? अनुच्छेद उपाधियों का अंत, ये हमारा अनुच्छेद 18 कहता है, जिसमें 4 खंड हैं। पहला हमने बताया, क्या बताया? कि राज्य सैनिक या शिक्षा संबंधी या शिक्षा के सिवाय कोई अन्य उपाधि नहीं देगा। ठीक, तो ये है पहला खंड। उसके बाद आता है हमारा दूसरा खंड। दूसरा खंड क्या कहता है? कोई भी भारत का नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ठीक, कोई भी भारत का नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। उसके बाद आता है तीसरा खंड। इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है
लेकिन भारत के अंतर्गत किसी पद या ट्रस्ट में काम करता है तो वह विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। क्या कहा? कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत के अंतर्गत किसी पद या ट्रस्ट में काम करता है तो विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो यह था 18 का खंड 3। अब आते हैं 18 का खंड 4। खंड 4 क्या कहता है? खंड 4 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और वह किसी पद कोई नागरिक है लेकिन विदेशी राज्य नागरिक है तो वह नागरिक है तो लेकिन विदेशी राज्य के अधीन किसी भी पद, उपहार या उपलब्धि ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। क्या हमने कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है लेकिन विदेशी राज्य के अधीन कोई भी पद या उपहार या उपलब्धि ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ठीक, तो ये था हमारा
18 क्लॉज 4। इसी के साथ जब ये खंड आते हैं तो 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जैसे पद्म भूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, इन सभी पुरस्कार को प्रतिबंधित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यह पुरस्कार समता के अधिकार के विरुद्ध हैं, समता के अधिकार के विरुद्ध हैं। लेकिन इसी के साथ बालाजी राघवान बनाम भारत संघ 1996 में निर्णय आता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि समता का अभिप्राय ये नहीं होता, यानी समता का मतलब ये नहीं कि समाज के किसी भी व्यक्ति की विशिष्ट प्रतिभा का सम्मान न किया जाए, ऐसा नहीं है। और उसने यह भी कहा कि उपाधि और पुरस्कार में बहुत अंतर होता है। इसी के साथ वो कहती है उपाधि जैसे भारत में औपनिवेशिक सरकार थी, जैसे ब्रिटिश एम्पायर, उसमें वंशानुगत कुछ पद दिए होते थे, जैसे महाराजा, राजा साहब, राय बहादुर आदि जो भी पद थे वो उपाधि की श्रेणी में उन्होंने बताया और कहा कि ये सभी उपाधि मान्य नहीं है, प्रतिबंधित हैं। ठीक, फिर और इसके साथ ही जब ये निर्णय आता है, इसके पीछे की मंशा ये होती है कि समता के अधिकार को कायम रखा जाए क्योंकि अगर किसी के नाम के आगे राय बहादुर एंड महाराजा आदि नाम लगा होता है अलंकृत करने के लिए, तो ये राष्ट्रवाद के लिए बहुत बड़ी बाधा हो जाती है। उसमें एकता की भावना नहीं आ पाती, एक दूसरे में अलगाव की भावना मन में घर कर जाती है। तो इसी के साथ यह निर्णय होता है। लेकिन आर्टिकल 18 यह भी कहता है, आर्टिकल 18 में यह प्रावधान है कि जो ये आर्टिकल 18 की बात कर रहा है ये सिर्फ निर्देशात्मक है, यानी निर्देशात्मक है, ये सिर्फ आदेश नहीं देता। इसका मतलब है कि यह दंडनीय नहीं है। लेकिन भारत की पार्लियामेंट, भारत की जो संसद है वो इस पर दंडनीय अपराध लागू कर सकती है। तो ये था हमारा आर्टिकल 18 जिसको हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं आर्टिकल 19। हमने आर्टिकल 18 में क्या पढ़ा? उपाधियों का। इसी के साथ हमारा समता का अधिकार समाप्त होता है, जो हमने किस में बताया था पहले, फंडामेंटल राइट्स की जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, हमने उसमें 7 अधिकार बताए थे। पहला था समता का अधिकार जो 14 से 18 था। ठीक, क्या था? समता का अधिकार 14 से 18 हमने लास्ट आर्टिकल यानी लास्ट अनुच्छेद पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल कितने हैं इसमें? हमने बताया था 19 से 22। हम इन सभी आर्टिकल को पढ़ेंगे। क्या है हमारा? स्वतंत्रता का, ये स्वतंत्रता का अधिकार नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उनकी स्वाधीनता को कायम रखता है। ठीक, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19।
यानी अनुच्छेद अनुच्छेद 19। ये थोड़ा टेक्निकल इश्यूज के कारण क्लास में बाधा आ गई। तो हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के ही आर्टिकल 19 में हमें 6 अधिकार मिले हुए हैं। 6 हमारे पास राइट्स हैं। कौन कौन से? इसमें 6 खंड हैं। पहला क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा क्या कहता है? शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता या सम्मेलन का अधिकार। तीसरा क्या कहता है? संगम या संघ बनाने का अधिकार। चौथा अबाध रूप से संचरण यानी घूमना, संचरण का अधिकार। पांचवा क्या कहता है? निवास का अधिकार। निवास का। छठा व्यवसाय संबंधी अधिकार। व्यवसाय संबंधी हमने इसमें क्या बताया कि इसमें 6 खंड हैं और 6 खंड क्या हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी अधिकार, अबाध रूप से संचरण का अधिकार, निवास का अधिकार यानी बस जाने का अधिकार, जो व्यवसाय संबंधी अधिकार। अब हम इन 6 पर, जो 6 भी इसके उप आर्टिकल हैं, इस पर हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। पहला क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब होता है हमें बोलने का, अपने विचारों को सामने प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। हमें सरकार से उसकी गतिविधियों के बारे में सूचना पाने का अधिकार ये मिला हुआ है, हमें आर्टिकल 19 देता है। और प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में शामिल है। ठीक। दूसरा हमारा आता है शांतिपूर्वक सम्मेलन। शांतिपूर्वक सम्मेलन मतलब आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पर शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रतिबंध भी लागू होते हैं। कुछ युक्त प्रतिबंध लागू होते हैं। वो प्रतिबंध क्या हैं? जैसे आपके पास हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, आप किसी भी स्थल पर हथियार ले जाकर शांति भंग करने का आपके पास अधिकार नहीं है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये सब इसमें शामिल नहीं है। ठीक।
शांतिपूर्वक सम्मेलन में आर्टिकल आप पढ़ते हैं आपराधिक, भारतीय आपराधिक संरक्षण वाला वो IPC में 144 पढ़ते हैं 1973 के। तो उसमें बताया गया है कि आप किसी भी स्थान पर शांति भंग करने के उद्देश्य से या किसी मंशा से वहाँ पर जाते हैं तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा भी है IPC 141, वो भी कहता है यदि आप 5 लोगों के समूह में हैं तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। यदि आप किसी भी व्यक्ति पर दबाव बनाकर उसके साथ गैर कानूनी कार्य करवाना चाहते हैं या किसी व्यक्ति की संपत्ति को दबावपूर्वक हड़पना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। या आप किसी आपराधिक विषय पर चर्चा करते हुए पाए जाते हैं तब ये कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है। तीसरा आता है हमारा संघ या संघ बनाने का अधिकार। यानी आप, इसका मतलब है आप राजनीतिक दल बना सकते हैं, अपनी कोई पार्टी बना सकते हैं, या कोई कंपनी का निर्माण कर सकते हैं, या कोई व्यापारिक संगठन बना सकते हैं, कोई समितियां भी आप बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। किसमें? संघ या संघ बनाने का अधिकार में। अबाध रूप से संचरण, इसमें क्या कहा गया है कि आप कहीं भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आर्टिकल 19 के खंड 4 में कहा गया है कि आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन कर सकते हैं। इसके पीछे की मंशा ये है कि वहाँ पे एकता की भावना उनके मन में डाली जाए। उनका ये जो भारत है ये हर एक नागरिक का भारत है, ना कि किसी विशेष का है। उसके यहाँ या किसी भी राज्य में जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। ठीक, हाँ, लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे भारत की संप्रभुता और एकता पे अगर कोई भी संदेह है या उसको खतरा है तब आपके ऊपर या आपके अधिकारों का इसमें हनन किया जा सकता है, छीना जा सकता है। ये स्थितियां हैं। 5वां क्या कहता है? निवास का अधिकार। निवास के अधिकार में कहा गया है आप कहीं भी किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं। वहाँ आप अस्थायी रूप से घर बनाकर रह सकते हैं। ये भारत आपका है। और इसी के साथ इसमें राष्ट्रवाद की भावना भी प्रबल होती है। राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होती है। इसके पीछे राष्ट्रवाद है क्या कि जहाँ पर धर्म, जाति, निवास आदि चीज़ों को दरकिनार करके जहाँ पर एक होने की भावना आती है वहाँ पे राष्ट्रवाद उपजता है। तो इसके पीछे में या इसके निवास का अधिकार में ये शामिल है जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है। छठा क्या है? व्यवसाय संबंधी अधिकार। व्यवसाय संबंधी अधिकार में कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार या किसी भी स्थिति में कोई भी व्यापार अपना सकते हैं। अपनी आजीविका के लिए आप अपना कुछ भी व्यापार अपना सकते हैं, लेकिन इसमें भी प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। जैसे कि यदि आप किसी महिला या पुरुष के साथ उसको कोई इनलीगल गतिविधियों में शामिल करते हैं, जैसे हानिकारक औषधियाँ या कोई विस्फोटक पदार्थ बनवाने के लिए उसको प्रेरित करते हैं दबावपूर्वक, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए इन सभी व्यापार के लिए जो आप लीगल तरीके से मान्य है संविधान में,
उसके लिए राज्य सरकार लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकती है, जिसे आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कानून के दायरे में आएंगे। उसकी एक सीमा होती है, इसीलिए लाइसेंस की अनिवार्यता आवश्यक है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 19 खत्म हुआ। अब आता है हमारा अब आता है हमारा आर्टिकल 20। क्या कहता है आर्टिकल 20? अनुच्छेद अनुच्छेद 20, इसमें क्या है? इसमें कहा गया है अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। इसमें इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, उसके बाद आर्टिकल जब हम 20 पढ़ते हैं, इसमें भी 3 प्रावधान किए गए हैं, 3 खंड है इसके। हम उन सभी खंड को एक एक करके समझते हैं कि हर एक खंड में क्या है, क्या परिभाषा नागरिकों के लिए जो अपराध के विषय में क्या संरक्षण देता है। हम इस पर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं एक एक खंड को उठाकर। अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं 20 में हमने क्या कहा? इसमें 3 खंड हैं। ठीक, अब हम एक एक खंड को उठाते हैं। पहले खंड में क्या कहा गया है? भूतलक्षी दंडिक से संरक्षण। भूतलक्षी दंडिकों से संरक्षण। अब एक शब्द है, क्या है? भूतलक्षी। इसका मतलब क्या है? कहना क्या चाहता है? भूतलक्षी दंडिकों से संरक्षण क्या है इसका मतलब? ये कहता है कि कोई भी विधि यानी कोई भी व्यक्ति तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा जब तक उसने उस वक्त किसी विधि जो लागू की गई है उसका उल्लंघन करते हुए वो अपराध करता है। क्या कहा? कोई भी व्यक्ति तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा जब तक उसने उस वक्त किसी विधि का उल्लंघन करके दोष सिद्ध पाया जाता है। लेकिन इसमें भूतलक्षी है। भूतलक्षी का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, भूतलक्षी का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने 2012 में अपराध किया था, कोई अपराध किया था। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने 2012 में अपराध किया था, लेकिन उस वक्त जिस वक्त ये अपराध किया था इसके संबंध में कोई कानून लागू नहीं थे। लेकिन आता है 2022 2022 आता है। अब भूतलक्षी का मतलब क्या है? यहीं पे समझिएगा। भूतलक्षी का मतलब जो ये व्यक्ति था
जो अपराध किया था कानून की व्यवस्था नहीं थी। किसमें, कब? 2012 में, अपराध के संदर्भ में। लेकिन 2022 में आता है तो सरकार क्या करती है? इसी के संदर्भ में, इसी के संबंध में जो अपराध उस व्यक्ति ने किया था उसको कानून बनाती है। 2022 में कानून बनाती है और क्या कहती है कि जो व्यक्ति ने 2012 में अपराध किया था, इस कानून के तहत वो दोषी माना जाएगा। कौन? वो व्यक्ति जिसने 2012 में, कानून कब बनता है? 2022 में। दोषी कब पाया जाता है? 2022 में। लेकिन अपराध कब किया था उसने? 2012 में। तो भूतलक्षी विधान के माध्यम से उसको दोष सिद्ध की श्रेणी में इस कानून के तहत बना लिया जाता है। यही है भूतलक्षी दंडिकों से संरक्षण देता है हमारा संविधान, वो भी आर्टिकल 20 क्लॉज 1। ठीक, हमने क्या कहा अभी, परिभाषा क्या बताई? कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने उस वक्त लागू किसी विधि का उल्लंघन करते हुए कोई अपराध करता है, तब तक वो दोष सिद्धि की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 1। अब हम आते हैं खंड दूसरा। क्या खंड दूसरा क्या कहता है? इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए किसी एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक, क्या है? किसी व्यक्ति के लिए किसी एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो इसमें आर्टिकल 20 में हमने क्लॉज 2 में क्या पढ़ा? किसी भी व्यक्ति के लिए एक ही अपराध के लिए उसे बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 20 का क्लॉज 2। अब हम आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या कहता है? आत्म अभिशंसन में या अभिशंसन से संरक्षण, यानी अपने ही विरुद्ध गवाही देने में संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। क्या है? अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने अपराध नहीं किया, लेकिन कोई बाह्य बल यानी कोई व्यक्ति उसके ऊपर दबाव डालता है कि तुम्हें अपने पक्ष में अपराधों को स्वीकार करना है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, लेकिन उस व्यक्ति ने
जिसके विषय में बात हो रही है वो उस व्यक्ति ने कोई भी अपराध नहीं किया है। ये क्या है? ये दबावपूर्वक गवाही देने में संरक्षण प्रदान करता है, दिलवाने में संरक्षण प्रदान करता है। इसीलिए क्या है? अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, यानी आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस बात का दबाव नहीं डाल सकते कि आपको अपने विरोध में गवाही देना है कि मैंने अपराध किया है, किसी दबाव के कारण, दबाव में आकर ये आपको गवाही नहीं देना है। हाँ, लेकिन अगर वो व्यक्ति स्वयं से यह स्वीकार करता है तो उसके लिए यह विधि मान्य है। लेकिन यदि अगर उसके ऊपर कोई दबाव डालता है कि तुमको अपने विरुद्ध गवाही देना है तो ये विधि संगत नहीं है। ठीक, तो ये था हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आज की क्लास में यही तक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता आती है। उसके बाद आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार आता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा 22 भी आता है निजता के अधिकार के विषय में, और उसी के साथ हम पढ़ेंगे तीसरा 23 और 24 जो आता है बलात्श्रम के विषय में बात करता है, 24 वगैरह, वो भी हम बहुत से विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए क्लास यहीं तक। कल की क्लास में हमने क्या कहा? आर्टिकल 21 को हम दैहिक प्राण की जो है निजता का अधिकार, उसको हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम आपको यहीं तक छोड़ते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मेहनत कीजिए लगन से, सफलता आपके कदमों में अवश्य होगी। थैंक यू।